नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में शिक्षकों के 31 दिसंबर 2024 तक रिक्त होने वाले पदों के हिसाब से बनेगा भर्ती प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 31 दिसंबर 2024 तक रिक्त होने वाले पदों के हिसाब से अब नया भर्ती प्रस्ताव बनेगा। वह सोमवार को राज्य सचिवालय में उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सेवानिवृत्ति से खाली होने वाले पदों और रिक्त पदों का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। वह बैठक में जेबीटी सहित अन्य श्रेणी के न्यायालय में लंबित मामलों को भी जल्द सुलझाने के लिए कहा गया। वह समीक्षा बैठक के दौरान उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों से सरकार की योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी जुटाई। वह मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को लेकर जिलों में कितना काम हुआ है इसका ब्यौरा भी एकत्रित किया। मैं बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। सामूहिक अवकाश पर जिला परिषद कर्मचारी हिमाचल में ठप रखा काम, सरकार को चेतावनी। जिला परिषद में कर्मचारी यूनियन द्वारा मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन शुरू कर दिया है। वह बिलासपुर जिला मुख्यालय पर विकासखंड सदर के तहत जिला परिषद कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। वही बता दें कि जिला परिषद कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नागेंद्र चंदेल ने कहा कि सरकार की ओर से अनेक कर्मचारियों को छठे वेतन का आयोग का लाभ मुहैया करवाया गया है, लेकिन जिला परिषद कर्मचारी को इस सुविधा से सरकार द्वारा अभी तक वंचित रखा गया है। ओपीएस पर आज सीएम से खास बात, बिजली बोर्ड कर्मचारी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रखेंगे मुद्दा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बिजली बोर्ड कर्मचारियों की अहम मुलाकात मंगलवार को होगी। वह शाम 5 बजे मुख्यमंत्री ने कर्मचारी यूनियन को वार्तालाप के लिए बुलाया है। इस वार्तालाप में यूनियन के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। वह मुख्य तौर पर ओल्ड पेंशन को लेकर बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी। वह बता दें कि बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने इस बैठक में सकारात्मक परिणाम सामने आने की संभावना जताई है। साथ ही बैठक के बाद आगामी रणनीति तय कर काम करने के संकेत भी दिए हैं। वह बता दें कि दरअसल बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन पर फैसला नहीं हो पा रहा है। वह ओल्ड पेंशन को लेकर फाइल अभी वित्त विभाग में फंसी है और वित्त विभाग की क्लियरेंस के बगैर सर्विस कमेटी की बैठक आयोजित हो पाना मुश्किल है। राशन कार्ड धारकों को राहत, 8 से 13 रुपये सस्ता हुआ रिफाइंड तेल, प्रदेश सरकार ने घटाई कीमतें। जब प्रदेश सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाते हुए व्यवस्था परिवर्तन के अपने संकल्प को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में भी सक्रिय दृष्टिकोण से क्रियान्वित कर रही है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को किफायती दरों पर फोर्टिफाइड खाद्य तेल उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वह बता दें कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश को उचित मूल्य दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA लाभार्थियों और APL परिवारों के लिए फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल की बिक्री दर 104 रुपये तय की है। उन्होंने कहा कि रिफाइंड तेल की दरें NFSA में लाभार्थियों के लिए 8 रुपये तथा APL परिवारों के लिए 13 रुपये कम होंगी। एनटीटी भर्ती पर दिल्ली जाएंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर, शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा निदेशक को दी जिम्मेदारी। प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए हिमाचल सरकार NCTE से बात कर एक और कोशिश करने जा रही है। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पेशल मैसेंजर के रूप में समग्र शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा को दिल्ली जाने को कहा है। वह पहले NCTE में हिमाचल सरकार के फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। वह शिक्षा विभाग के लंबित मामलों की एक समीक्षा बैठक राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ली। वह इसमें प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक भी मौजूद थे। वह बैठक में प्री नर्सरी कक्षाओं के लिए शिक्षक भर्ती के मामले पर भी चर्चा हुई। वही माना जा रहा है कि राज्य सरकार एक इंक्लूसिव फार्मूले के तहत इन पदों को भरना चाहती है, वह ताकि समग्र शिक्षा से मिल रहा बजट इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए एनटीटी, आंगनबाड़ी, ADCE के साथ साथ जेबीटी या DLED को मिक्स करके इन पदों को भरा जा सकता है, लेकिन इससे पहले नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन से बात करना जरूरी है। वही बता दें कि अब समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दिल्ली जाएंगे और सरकार को रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ही मामला कैबिनेट में जाएगा। शिक्षा मंत्री ने स्कूल में अध्ययन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इंस्पेक्शन की प्रक्रिया और तेज करने के लिए कहा है। वह प्रारंभिक शिक्षा विभाग को शिक्षा सारथी पोर्टल के जरिए इंस्पेक्शन की गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वही बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पद भरने के लिए कैबिनेट से मिली 5200 पदों को भरने की मंजूरी अभी तक विभाग तक नहीं पहुंची है। वह शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही यह मंजूरी विभाग को मिल जाएगी। वह शिक्षा मंत्री ने विभाग में किसी भी कैडर में लंबित प्रमोशन मामलों को जल्द प्रोसेस करने के लिए कहा है। 40,000 में अहाता चलाने का लाइसेंस, आबकारी विभाग ने नियमों में किया संशोधन, जाने पूरी डिटेल। आबकारी एवं कराधान विभाग ने नियमों में संशोधन किया है। वही विभाग ने शहरी, सामान्य और जनजातीय क्षेत्रों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है। इन इलाकों में होटल में चल रहे बार में लाइसेंस की भारी भरकम फीस चुकाने के बाद ही शराब परोसी जा सकेगी। इसके अलावा अब बिना ब्रांड पंजीकरण के देसी या अंग्रेजी शराब नहीं बेची जा सकेगी। वही बता दें कि आबकारी विभाग से पंजीकरण नंबर हासिल करना होगा। इसमें पंजीकरण के लिए 65,000 और 2,000 रुपये प्रति ब्रांड का भुगतान करना होगा। इसके अलावा वार्षिक फीस भी तय कर दी गई है। इनमें अंग्रेजी शराब, बियर और वाइन
के लिए L1 में 35 लाख रुपये लाइसेंस फीस तय की गई है, जबकि L1A में अंग्रेजी शराब को स्टोर करने के लिए 2 लाख रुपये की फीस चुकानी होगी। इसके साथ ही L1 और L2 बार लाइसेंस धारकों को 6 लाख रुपये वार्षिक शुल्क चुकाना होगा। वही बता दें कि L1BIO इंपोर्टेंट ब्रांड पर फीस 15 लाख रुपये तय की गई है। वहीं L2A लाइसेंस धारक अहाता चलाने के लिए लाइसेंस ले पाएंगे। वहीं आबकारी एवं कराधान विभाग ने इसके लिए पंजीकरण फीस 40,000 रुपये निर्धारित की है, जबकि होटल में बार चलाने के लिए भी अब 7 से 25 कमरों के लिए 1,25,000 रुपये, 26 से 50 कमरों के लिए 2 लाख रुपये, 51 से 75 कमरों के लिए 3.5 लाख रुपये और 76 से ज़्यादा कमरों के लिए 8 लाख रुपये फीस निर्धारित की गई है। 15,000 करोड़ के 19 प्रोजेक्टों की डेडलाइन तय, बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं पर मुख्य सचिव ने की समीक्षा। जे केंद्र से बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं की फंडिंग पर सीलिंग तय होने के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सोमवार को सचिवालय में ऐसे प्रोजेक्टों की समीक्षा बैठक की। वे बता दें कि वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न भागों में 19 एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी लागत करीब 15,000 करोड़ है। वहीं मुख्य सचिव ने सभी प्रोजेक्टों का काम समय पर पूरा करने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। जिन भागों ने अपने प्रोजेक्ट में एक्सटेंशन लेनी है या मामला भारत सरकार को भेजना है, तो उन्हें निर्देश दिए हैं कि इस बारे में वित्त और योजना विभाग को भरोसे में लिया जाए। ये परियोजनाएं वन विभाग, बागवानी, शहरी विकास, स्किल डेवलपमेंट, तकनीकी शिक्षा, टूरिज्म, ऊर्जा विभाग, योजना विभाग और ट्रेजरी इत्यादि में चल रही है। वह सबसे ज्यादा 4 प्रोजेक्ट वन विभाग में है। हिमाचल को केंद्र से मिले 826 करोड़ पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिया ब्याज मुक्त कर्ज। जी राज्य में पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए हिमाचल संघ 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त और लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन देने पर अपनी मुहर लगा दी है। वह वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। वे बता दें कि वित्त मंत्रालय ने बताया कि हिमाचल को 826 करोड़ रुपये देने पर मुहर लगाई गई है। ये लोन स्पेशल एक्सटेंशन टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत मंजूरी की गई है। वे बता दें कि हेल्थ, एजुकेशन, इरीगेशन, वाटर सप्लाई, पावर, रोड्स, ब्रिज और रेलवे जैसे सेक्टर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए कर्ज देने पर मुहर लगाई गई है। वह जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्यों के शेयर के आधार पर इन योजनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट के तेज क्रियान्वयन करने के लिए भी फंड उपलब्ध कराया गया है। धर्मशाला में स्टेडियम में खेले जाएंगे वर्ल्ड कप 2023 के 5 मुकाबले, जाने कौन कौन सी टीम आएंगी। जे आईसीसी ने मंगलवार को भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच होगा। वहीं वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले के साथ होगा। वहीं आईसीसी द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में वर्ल्ड कप का 2023 के 5 मैच खेले जाएंगे। वहीं बता दें कि धर्मशाला स्टेडियम में वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला शनिवार 7 अक्टूबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर को इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच होगा। वह तीसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका और क्वालीफायर 1 टीम के बीच होगा। वह धर्मशाला में वर्ल्ड कप का चौथा मुकाबला रविवार 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच होगा और 5वां मुकाबला 28 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच खेला जाएगा। विपक्षी दलों की एकजुटता पर पीएम मोदी का कड़ा प्रहार, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की दी गारंटी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत लगभग 15 विपक्षी दलों के नेताओं की हाल में पटना में संपन्न बैठक और विपक्षी एकजुटता के प्रयासों पर जबरदस्त प्रहार करते हुए कहा कि यह विपक्ष के नेताओं की छटपटाहट, घबराहट है और इससे साफ हो गया है कि देश की जनता ने वर्ष 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। वह पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष के नेताओं की बैठक के जो फोटो सामने आए हैं उन्हें देखने से पता चलता है कि सभी घोटालेबाज एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब घोटालेबाज कभी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन अब जब कानून का डंडा चल रहा है और उन्हें भविष्य में जेल जाने का डर सता रहा है, तो ये सब किसी भी तरह एक होकर सत्ता में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। 9 लोगों की मौत, 104 करोड़ रुपए का नुकसान, अगले 5 दिन बारिश का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 24 जून को मानसून ने दस्तक दी थी। वहीं भारी बारिश के कारण अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 घायल हुए हैं। वह 4 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, जबकि 28 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वह प्रधान सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि अनुमानित नुकसान लगभग 104 करोड़ रुपये हुए हैं। वह बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना है। वह कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वह जून में औसत से अधिक बारिश की संभावना है। अमेरिकी सेब देगा टक्कर, हिमाचल के सेब की कम होगी डिमांड, दामों पर पड़ेगा असर। जी केंद्र सरकार की ओर से अमेरिका के सेब पर 20% कस्टम ड्यूटी घटाने के फैसले से बागवान नाखुश हैं। वह प्रदेश भर के बागवानों में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ निराश हैं। उनका मानना है कि इस निर्णय से प्रदेश के सेब की डिमांड भी कम होगी और दामों पर भी असर पड़ेगा। वह कस्टम ड्यूटी बढ़ने के बाद जब विदेशी सेब प्रदेश भर की मार्केट में आना कम हुआ था, तो इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला था।
नशे के खिलाफ ऊना से महाअभियान, पैदल यात्रा से जन जागरण का संदेश। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को ऊना जिले में नशे के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की। उन्होंने हरोली से कांगड़ा तक आयोजित ब्रिक्स ऑक यानी कि तेज चाल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हर वर्ग के लोक विभाग तथा शिक्षण संस्थानों के बच्चे शामिल हुए। वहीं राज्यपाल ने नई पहल के साथ हरोली से करीब 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर नशे के खिलाफ जन जागरण का संदेश दिया। सरकारी और निजी आईटीआई में पहले दौर के दाखिले आज से ऑनलाइन होगी प्रवेश प्रक्रिया। प्रदेश के सरकारी और निजी औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। वहीं 28 जून से 19 जुलाई तक विभिन्न ट्रेड के लिए पहले दौर की आवेदन प्रक्रिया चलेगी। वहीं 28 जुलाई को पहले दौर के तहत संस्थानों में सीटें दी जाएंगी। वहीं 4 अगस्त को विभिन्न ट्रेड के तहत मेरिट में रहने वाले आवेदकों की काउंसलिंग होगी। वे बता दें कि दूसरे दौर के बाद अन्य राज्यों के 10वीं पास अभ्यर्थी भी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं 2 राउंड के बाद शेष बची सीटों के लिए ऑन स्पॉट दाखिले होंगे। ये 28 अगस्त से 31 अगस्त तक होंगे। वे व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय सुंदरनगर ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। वह काउंसलिंग शेड्यूल एवं विवरण पुस्तिका प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिमाचल में बनेगा वाटर सेस आयोग, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे नियुक्त। हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस आयोग का गठन होगा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति होगी। यह आयोग जल उपकर से संबंधित तमाम अपीलें की सुनवाई करेगा। बता दें कि आयोग हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम 2023 के अनुसार काम करेगा। इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की 265 बीघा जमीन, प्लांट, मशीनरी, भवन और गाड़ियों की होगी नीलामी। 4300 करोड़ के बहुचर्चित कर एवं बैंक कर्ज घोटाले में फंसी इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की मंगलवार को 4थी बार नीलामी होगी। वहीं पांवटा साहिब के जगतपुर स्थित इस कंपनी की नीलामी प्रक्रिया की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य 158 करोड़ रुपये तय किया है। नीलामी संबंधित सारी प्रक्रिया विभाग के संयुक्त आयुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी GD ठाकुर की अध्यक्षता में अमल में लाई जाएगी। 176 परीक्षा केंद्रों पर होगा टेट। आर्ट्स के लिए 17,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 29 जून को 176 परीक्षा केंद्रों पर 2 विषयों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट आयोजित की जाएगी। वह 121 परीक्षा केंद्रों पर TGT आर्ट्स और 55 पर TGT मेडिकल के लिए परीक्षा होगी। वह शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि सुबह के सत्र में TGT आर्ट्स और शाम के सत्र में TGT मेडिकल के लिए टेट होगा। वह 29 जून को TGT आर्ट्स में 17,366, TGT मेडिकल में 5792 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। सरकार ने की ऐसी व्यवस्था। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। इसके लिए 30 जून को जम्मू आधार शिविर भगवती नगर से पहला जत्था कश्मीर के लिए रवाना होगा। यात्रा को लेकर कई लेयर की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वे बता दें कि 2022 में 3,45,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस बार यह आंकड़ा 5 लाख तक जा सकता है। वह दक्षिणी कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ मंदिर स्थित है। वह पवित्र गुफा मंदिर के लिए 62 दिवसीय लंबी यात्रा की निर्धारित शुरुआत में से एक दिन पहले 30 जून को जम्मू आधार शिविर भगवती नगर से कश्मीर के लिए रवाना होगा। वहीं वार्षिक ये तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त तक जारी रहेगी। धर्मशाला में एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, बहन के फर्जी दस्तावेज पर ली थी नौकरी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक महिला के खिलाफ राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। वह दरअसल आरोप है कि महिला ने अपनी बहन के दस्तावेजों पर नौकरी हासिल की है। वह दोनों बहनों के भाई ने ही इस बाबत शिकायत देकर मामले का खुलासा किया है। वह शिकायत में भाई ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन ने अपनी दूसरी बहन के दस्तावेज से छेड़छाड़ कर प्राथमिक स्कूल में नौकरी हासिल की है। वह बता दें कि शिकायत पर प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी के आरोप की पुष्टि होने के बाद विजिलेंस ने मामला दर्ज कर लिया है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। पेंशनरों को लूट रहे साइबर ठग, फोन पर खुद को बैंक कर्मचारी बताकर हासिल कर रहे जानकारी। जो साइबर ठग अब पेंशन धारकों को झांसे में फंसाकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। वह खुद को बैंक कर्मचारी बताकर पेंशन धारकों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। वह प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। वह सातिर साइबर ठगी के लिए आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वह सातिर अलग अलग तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। वह सातिर लॉटरी, इनाम, ATM ब्लॉक होना, बैंक खाते वेरिफिकेशन करवाने जैसी बातों में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वह सातिर लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर बैंक खाते से पैसा उड़ा रहे हैं। वह बैंक RBI व इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी बनकर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आधार और पैन कार्ड की डिटेल लेकर सातिर लोगों को चुना लगा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि बैंक खाते से जुड़ी जानकारी साझा न करें। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।